नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार अनिश्चित हो तो क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी? क्या निवेश बढ़ाएं? कहां निवेश करें? किन कैटेगरी में निवेश से बाजार की वॉलेटिलिटी से मिलेगा सहारा? आज हम समझेंगे अनिश्चित बाजार में फंड कैसे करते हैं एसेट एलोकेशन और कौन से फंड एसेट को बैलेंस करने का काम करते हैं। इसी पर रहने वाली हमारी खास चर्चा और दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और पंकज भटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। हेमंत जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अनिश्चित बाजार में क्या रहनी चाहिए निवेश स्ट्रैटेजी, और क्या और ज्यादा पैसे लगाएं, रुक जाएं, कुछ स्ट्रैटेजी को चेंज करें। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जैसा हमने बाजार में माहौल देखा, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स रहे हैं या जो 2020 के बाद जिन्होंने निवेश किया बाजार में, बहुत मेजर एक बाजार में फॉल हमने देखा। एक दिन की जबरदस्त वॉलेटिलिटी से सामना हुआ तमाम इन्वेस्टर्स का। तो हम बिना समय गवाए इस पर आते हैं, क्योंकि कैटेगरीज को डिस्कस करना बेहद जरूरी है और उनके जरिए ही समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती है इक्विटी में जो कि इस काम को बैलेंस करने का काम करती है, वॉलेटिलिटी को थोड़ा सा सुलझाने का काम करती है। हेमंत जी, आपसे शुरुआत अगर करें तो जरा समझना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है टू स्टार्ट विद जिसको आपको लगता है कि एक वॉलेटाइल बाजार में अगर ऐसी कैटेगरी अगर किसी के पोर्टफोलियो में होती है तो काफी हद तक उस वॉलेटिलिटी को वो कुशन प्रदान करती है, थोड़ा सा उसको माइल्ड कर देती है। ये स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने कहा, और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने देखी एक दिन में, हालांकि उससे पहले दिन और आज के दिन में हमने देखा कि काफी कुछ जो है रिकवरी हमको देखने को मिली है। तो जब हम वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, आई थिंक इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं स्वाति। इससे पहले कि मैं आपको कैटेगरी बताऊं, एक छोटा सा डेफिनेटली इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, यानी आपको पता है कि आपके पास काफी लंबा समय है, आप किसी लॉन्ग टर्म गोल, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग या कुछ और ऐसा लंबा समय है जिसके लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और आपने अपनी एसेट एलोकेशन को देखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को किया है, तो मेरा ये मानना है कि उस हालात में आपको जो भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले, कुछ समय और भी हो सकता है हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिले, उसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बदलाव करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप ऐसे निवेशक हैं, आज अगर देख रहे हैं कि कहां पे मैं पैसा लगाऊं, और दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपके पास उतना लंबा समय नहीं है जो इक्विटी को चाहिए, या फिर आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट गोल है वो चाहता है कि वो आपके पास ऐसा एक पोर्टफोलियो बने जो थोड़ा कंजर्वेटिव हो, तो उस तभी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को आप देखें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैटेगरी जो मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे वो है इक्विटी सेविंग। ये जो कैटेगरी है बेसिकली इसमें दो तीन चीजों में इन्वेस्टमेंट होती है। मेजर जो है वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, और कुछ पैसा एटलीस्ट 10% जो है वो डेट में होता है। जब मैं इक्विटी की बात करता हूं तो उसमें जो एक्चुअल इक्विटी एक्सपोजर है वो सिर्फ 20 से 25% रहता है, बाकी जो है वो आर्बिट्राज में रहता है। यानी आपको जो टैक्सेशन है, क्योंकि दोनों मिलकर आर्बिट्राज और इक्विटी है वो 65% है, तो टैक्सेशन आपका इक्विटी का है, लेकिन आपका जो एक्सपोजर है इक्विटी के अंदर वो सिर्फ, जैसा मैंने कहा, 20-25 या मैक्सिमम 30% तक रहता है। इस कैटेगरी का फायदा ये है, जैसा मैंने कहा, या तो आपके पास उतना लंबा समय नहीं है, या आप ऐसे निवेशक हैं कि नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी में लगे और ऑटोमेटिकली जो है फंड मैनेजर उसको रीबैलेंस करता रहे। तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जहां पे आपको जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस है या जो डेट फंड्स हैं या जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स हैं उनसे बेहतर रिटर्न मिल सकती है, लेकिन साथ ही आपका जो रिस्क है वो भी काफी हद तक कंट्रोल है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इक्विटी सेविंग्स। बिल्कुल। हेमंत जी, साथ ही में ये भी बता दीजिए कौन से फंड्स लगता है आपको इन कैटेगरी से, इक्विटी सेविंग्स फंड की कैटेगरी से, जो कि अच्छा कर रहे हैं और जिनको पोर्टफोलियो में निवेशक शामिल कर सकते हैं? जी, आई थिंक इसमें कई सारे फंड्स हैं जो काफी लॉन्ग टर्म से, हम अगर उसको देखें तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो शुरुआत में जैसे कोटक इक्विटी सेविंग है, एसबीआई इक्विटी सेविंग है, इसको आप देख सकते हैं। साथ में निपॉन इंडिया इक्विटी सेविंग, एसबीआई इक्विटी सेविंग और एडिलवाइस इक्विटी सेविंग, ये 5 फंड्स हैं जिनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने काफी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा मैंने कहा, कि कहीं ना कहीं एक इंटरनली एक कैप है कि इक्विटी में से ज्यादा एक्सपोजर नहीं।
ओके, तो इक्विटी सेविंग्स फंड पर की हमने चर्चा खास, जो कि एक ऐसा फंड है जिसमें आर्बिट्राज का एक कंपोनेंट होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट वॉलेटिलिटी से आपके पोर्टफोलियो को बचाने के लिए। तो ऐसे ही कैटेगरीज की हम चर्चा कर रहे हैं जो कि जिसमें आपको थोड़ा सा सहारा मिलता है एक अनिश्चित बाजार में, क्योंकि उनकी कॉम्पोजिशन ही कुछ ऐसी होती है ऐसे फंड्स की। तो उसमें से एक इक्विटी सेविंग्स फंड शामिल है। मैं पंकज जी आपके पास आऊंगी। हम एक्टिव फंड्स की बात करते हैं, पैसिव फंड्स की चर्चा करना भी जरूरी है। तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव करते हुए पैसिव स्ट्रैटेजी को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, जिसके तहत आप अपने पोर्टफोलियो में जो बाहरी वॉलेटिलिटी है, जो बाजार की वॉलेटिलिटी है, उसको कम से कम प्रभावित होने दे पोर्टफोलियो को? स्वाति जी नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहली बात तो मैं जो अभी हेमंत जी कह रहे थे, उसी बात को मैं एग्री करता हूं उनके साथ में कि ऐसा नहीं है कि आप पहले से निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का आपका गोल है तो आपको बदलाव करने की जरूरत है। लेकिन आपके पास पैसा है इस वक्त पर और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से आपको लार्ज कैप, मिड कैप, इस तरह से निवेश करना चाहिए, तो आप पहले कम से कम ऐसे फंड जहां पर बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम दिखाई दे, उस तरह के फंड्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इक्विटी सेविंग्स तो खैर ऐसी कैटेगरी है जहां पर आर्बिट्राज है और यहाँ पर डेफिनेटली रिस्क भी कम होगा, रिटर्न्स भी आप एक प्योर इक्विटी के जैसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि आपको प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है तो ऐसे में मेरे हिसाब से इस तरह के माहौल में लार्ज कैप कैटेगरी जो है वो बेटर होगी। और लार्ज कैप में भी क्योंकि एक फैक्टर इन्वेस्टिंग है, तो जैसे हम बात करें निफ्टी 100 लो वॉल 30 इंडेक्स की, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो निफ्टी 100 इंडेक्स है यानी कि टॉप 100 कंपनीज हैं, उनके लो वॉलेटिलिटी वाले सिलेक्टेड 30 स्टॉक्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर आप थोड़े से उतार चढ़ाव कम रहने की उम्मीद रख सकते हैं और आपका निवेश जो हो रहा है लार्ज कैप में हो रहा है। तो ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वॉल 30 ईटीएफ फंड ऑफ फंड और साथ ही मोतीलाल ओसवाल एसएनपी बीएससी लो वॉल 30 इंडेक्स फंड, इन फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो पैसिव स्ट्रैटेजी में लार्ज कैप जो है वो पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है, जिसमें निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स वो शामिल किया जा सकता है। ऐसे 30 स्टॉक्स का बास्केट जो कि बहुत ही कम वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ही कम उतार चढ़ाव वाले स्टॉक होते हैं, उनमें निवेश होता है इन फंड्स का, जिसमें फंड ऑफ फंड शामिल है आईसीआईसीआई प्रू का, मोतीलाल का बीएससी लो वॉल 30 इंडेक्स फंड शामिल हैं। तो ये एक एक्टिव स्ट्रैटेजी हुई, एक पैसिव स्ट्रैटेजी हुई। हेमंत जी अब आपके पास आते हैं, क्योंकि हम एक पोर्टफोलियो की बात करें जिसमें कुछ ऐसे फंड शामिल हो जो कि कम से कम वॉलेटाइल हो, और ऐसे फंड तो शामिल होना ही चाहिए, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में आप थोड़ा सा अग्रेसिव भी होते हैं तो थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव भी होते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा फंड भी रखने की जरूरत है कि स्ट्रैटेजी भी जिसमें दोनों का मिश्रण हो, इक्विटी भी और डेट भी हो, और वो बाजार की स्ट्रैटेजी के हिसाब से, बाजार की चाल के हिसाब से जो फंड मैनेजर हो वो अपने स्ट्रैटेजी को बदले और इक्विटी और डेट का वैल्यूएशन या फिर उसका एसेट एलोकेशन चेंज करे। तो इस कड़ी में अगला आपका कौन सा कैटेगरी होगी जिसको आप सजेस्ट करेंगे पोर्टफोलियो में ऐड करना? इस बात में अगली कैटेगरी जो आई थिंक निवेशक कंसीडर कर सकते हैं वो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स, बेसिकली जिनको पॉपुलरली जो है वो बैलेंस एडवांटेज फंड के नाम से जानते हैं। ये जो हमने इक्विटी सेविंग की बात की उसी का एक्सटेंशन कह सकते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी इक्विटी और आर्बिट्राज दोनों का फिक्स रहता है यहाँ पे, लेकिन जो इक्विटी का जो एक्सपोजर है अगर मैं उसको इक्विटी सेविंग से कंपेयर करूं तो बैलेंस एडवांटेज फंड में उससे थोड़ा ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी जैसा मैंने कहा कि ये बेसिकली डायनेमिकली इसमें एसेट एलोकेशन को मैनेज करते हैं। तो हर एएमसी का, हर फंड मैनेजर का एक इंटरनल फिलॉसफी रहता है, एक इंटरनल स्ट्रेटेजी रहता है कि किस तरीके से इक्विटी के अंदर जो एलोकेशन है उसको कैसे रिबैलेंस किया जाएगा, इसका डायरेक्ट लिंक जो है वो मार्केट की वैल्यूएशन से होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब मार्केट की वैल्यूएशन अच्छी हो, मार्केट ऊपर हो, तो कुछ पैसा हमारा मार्केट से बाहर निकले, और जब मार्केट नीचे हो तब हमें ये मौका मिले कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे के लेवल पे जाए। और यही एग्जैक्टली जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो करते हैं। यहाँ पे भी जैसा मैंने पहले कहा, इक्विटी सेविंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपना टाइम होराइजन देख के, अपना रिस्क प्रोफाइल देख के, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा एलोकेशन हमारा जो इक्विटी सेविंग से ज्यादा हो तो आप फंड मैनेजर को पैसा देते हैं। उसके बाद ये उनका काम है कि वो मार्केट के लेवल्स को देख के
उसके हिसाब से पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहे। तो एज एन इन्वेस्टर आप जो है थोड़े निश्चिंत है कि मार्केट के लेवल से मेरा पैसा जो है वो रीबैलेंस हो रहा है। और यहाँ पे भी फायदा ये है कि करीब जैसा मैंने कहा कि 65% जो है वो मिक्स होगा इक्विटी और आर्बिट्राज के बीच में, लेकिन इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो 45 से लेकर 50% जनरली 40 से 50 के बीच में रहेगा, और बाकी जो पैसा है वो डेट के अंदर जाता है। तो यहाँ पे भी जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का है, यानी 1 साल के बाद जब अपना पैसा निकालें तो आपको सिर्फ 10% कैपिटल गेन देना है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, कहीं ना कहीं आपको एग्जिट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे कितना रिस्क लेना है, उसी हिसाब से अपनी कैटेगरी को चुने। तो बैलेंस एडवांटेज एक कहीं अच्छी ऑप्शन है किसी भी निवेशक के लिए जिनको इक्विटी सेविंग से बेटर रिटर्न चाहिए, लेकिन साथ ही रिस्क जो है बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और एक बार रिपीट कर दीजिए अपने फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड हेमंत जी। जी, यहाँ पे ICICI Pru बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज, निप्पॉन बैलेंस एडवांटेज, बंधन बैलेंस एडवांटेज और ABSL बैलेंस एडवांटेज, ये जो फंड्स हैं इनको आप देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड की बात ही हो रही है पंकज जी। अब पूरे अगर हम म्यूचुअल फंड स्पेस की बात करें, बैलेंस एडवांटेज फंड में लगभग कुल 35 स्कीम्स हैं जो कि हम देख पाते हैं, जिनका टोटल जो एसेट अंडर AUM एंड एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ तक का है। तो एक यूनिवर्स काफी बड़ा है। हाइब्रिड फंड में बैलेंस एडवांटेज फंड काफी ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी मानी जाती है। तो आपको लगता है पॉपुलैरिटी इन ऑल हाइब्रिड फंड बैलेंस एडवांटेज की ज्यादा है? और जैसा हमने देखा है पिछले कुछ टाइम में अराउंड 12% उससे ज्यादा रिटर्न भी जनरेट किया है ऐसे फंड्स ने। बिल्कुल स्वाति जी, सही कहा आपने। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इस कैटेगरी में जो फंड्स हैं उनके मॉडल बहुत डिफरेंट हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बैलेंस एडवांटेज फंड एक जैसा मॉडल को फॉलो करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ फंड्स में किसी वक्त पर इक्विटी एलोकेशन 40-50% के आसपास होता है, तो उसी वक्त पर दूसरे फंड में आप देखेंगे कि 80-90% तक इक्विटी एलोकेशन रहता है। और हमने यदि हम बात करें कल की गिरावट की, तो कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड ऐसे भी थे जहां पर 6% के आसपास गिरावट देखी गई, जबकि कुछ फंड्स ऐसे थे जहां पर 2% के आसपास गिरावट देखी गई। और यही बात उनके रिटर्न्स में भी थी। यदि आप पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में शायद कुछ फंड्स ने 30-40% का रिटर्न डिलीवर किया, 60% तक का भी किया सिलेक्टेड फंड्स ने, और किसी ने शायद 25% के आसपास किया। तो जब आप रिटर्न देखते हैं तो ये भी देखिए कि वो फंड कितना एलोकेट कर रहा है, उसका मॉडल क्या है वो, क्योंकि डेफिनेटली जो बैलेंस एडवांटेज फंड है यहाँ पर इक्विटी का एलोकेशन ये फंड मैनेजर के हाथ में होता है, किस तरह से तय करना है। तो इसी वजह से हर फंड मैनेजर की अपनी चॉइस है, अपना स्टाइल है, और फंड हाउस का भी एक फिलॉसफी है, स्टाइल है। तो इस हिसाब से काफी बदलाव, काफी चेंजेस यहाँ पर देखे जाते हैं। अगर मैं मेरी पसंद की बात करूं, अगर आपको डाउन साइड का ज्यादा ध्यान रखना है कि गिरावट में ज्यादा ना गिरे, तो ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक बेहतरीन फंड है इस कैटेगरी का। और यदि आप इस बात को देखेंगे तो कल की गिरावट में करीब 2% की गिरावट देखी गई, जबकि बहुत सारे फंड्स इस कैटेगरी में थे जहां पर गिरावट काफी ज्यादा थी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस कैटेगरी में निवेशक इसी उम्मीद से करते हैं कि गिरावट में नुकसान उन्हें ज्यादा ना हो। तो ये बात देखना बहुत जरूरी है। और ये कैटेगरी पॉपुलर इसीलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि किस वक्त पर कितना एलोकेशन इक्विटी में हो, कितना डेट में हो, तो निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। बिल्कुल, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड किया पंकज जी ने कि हर एक बैलेंस एडवांटेज फंड का जो मॉडल है या फिर एसेट जो एलोकेशन है, इक्विटी और डेट का रेशो वो अलग होगा, क्योंकि एक फंड मैनेजर के पास यहाँ पर एक स्वतंत्रता है कि वो अपना एसेट एलोकेशन कैसे बदले। तो ये आपको जरूर नजर आएगा। और जैसे जैसे बाजार बदलता है, माफ कीजिए, वैसे वैसे इक्विटी और डेट का एलोकेशन भी फंड मैनेजर बदलते रहते हैं, जिससे आपको यानी निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और यही एक सबसे बड़ा फायदा है एक बैलेंस एडवांटेज फंड का। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और कैटेगरीज की बात करेंगे जो कि बाजार की इस वॉलिटिलिटी से एकदम ऊपर जाती है, मतलब आपको स्थिरता प्रदान करती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। तो अगर आपको मुनाफा कमाना है तो आपको और निवेश करना जरूरी है, लेकिन ये निवेश कैसी कैटेगरीज में, कैसे फंड्स में हो? अगर बाजार अनिश्चित हो
तो आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? ऐसे कौन से फंड हो सकते हैं जो कि बाजार की वॉलेटिलिटी में भी कारगर साबित होते हैं? इस पर हमारी खास चर्चा चल रही है। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी हैं और पंकज मटपाल, इनसे कर रहे हैं खास बातचीत। अब तक हमने कुछ फंड्स की बात की, कैटेगरीज की बात की, जैसे इक्विटी सेविंग्स फंड शामिल है, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 जो कि एक पैसिव स्ट्रैटेजी का लार्ज कैप फंड है वो शामिल है, बैलेंस एडवांटेज फंड पर हमने खास चर्चा की। पंकज जी और हेमंत जी हमारे साथ है। हेमंत जी, अगली कैटेगरी क्या हो सकती है जिसको हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं वॉलेटिलिटी से बचने के लिए? जी स्वाति, आई थिंक अगली कैटेगरी भी हाइब्रिड कैटेगरी में है। जैसे हमने शुरुआत की इक्विटी सेविंग से, हमने कहा कि अगर आप बहुत कम एक्सपोजर चाहते हैं इक्विटी में तो वहां पे जाइए, उससे थोड़ा ज्यादा चाहते हैं तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज में जाइए, और उससे अगर थोड़ा ज्यादा चाहते हैं लेकिन ये नहीं चाहते कि वो ऑलमोस्ट 90% 95% तक इक्विटी में जाए, तो फिर वहां पे एक और कैटेगरी है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। जाहिर सी बात है, जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे करीब 65% पैसा जो है मिनिमम इक्विटी में जाता है। ऐसे भी फंड है जहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली आपको उनकी एसेट एलोकेशन देखनी है और किस तरह का मॉडल जो है वहां पे फॉलो किया जाता है वो भी देखने की जरूरत है। अगेन यहाँ पे क्योंकि एक्सपोजर जो 65% जनरली रहता ही है, तो टैक्सेशन भी यहाँ पे ठीक है, बट ये उन निवेशकों के लिए है पहली बार जिनका जो टाइम होराइजन हो वो मीडियम टर्म का हो। दूसरा, जो नहीं चाहते कि पूरा पैसा इक्विटी में, आई थिंक वो जो हर हाइब्रिड फंड में एक इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है, लेकिन वो कंफर्टेबल है कि 65% तक हम जा सके, और कभी कभी उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिनमें जाहिर सी बात है रिटर्न जो है वो इक्विटी सेविंग और बैलेंस एडवांटेज से ज्यादा होगी, बट जो अटेंडेंट रिस्क है क्योंकि इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा है तो वो भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी निवेशक इसमें निवेश करें वो अपना रिस्क प्रोफाइल को देख लें, और जैसा मैंने कहा कि यूजुअली जो है वो मीडियम टर्म जो है कम से कम 5-6 साल का उनका जो है टाइम होराइजन होना चाहिए जब आप किसी एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड में पैसा लगाते हैं। ओके, कौन से फंड हो सकते हैं ये हेमंत जी? देखिए यहाँ पे हम अगर फंड की बात करें तो ICICI इक्विटी एंड डेट है, कोटक हाइब्रिड फंड है, SBI हाइब्रिड फंड है, निप्पॉन हाइब्रिड फंड है और बंधन इक्विटी हाइब्रिड फंड है। ये कुछ 5 फंड है जो काफी कंसिस्टेंट रहे हैं, और आई थिंक समवेयर अगर आप इनका मॉडल देखें तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल है कि कितना पैसा इक्विटी में जाएगा और कितना पैसा डेट में जाएगा। राइट, ओके। पंकज जी, आपके पास आपकी तरफ से अगली कैटेगरी कौन सी हो सकती है जहां पर वॉलेटिलिटी से काफी ज्यादा हद तक सुरक्षा प्रदान होती है? बिल्कुल, देखिए इस में हम बात करें तो अगेन क्योंकि बात चल रही है बैलेंस एडवांटेज फंड्स और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की, तो एक कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और मल्टी एसेट एलोकेशन में इक्विटी और डेट के साथ साथ गोल्ड भी शामिल होता है। मतलब यहाँ पर मिनिमम 3 एसेट क्लासेस का होना जरूरी है और मिनिमम 10% एलोकेशन ईच एसेट क्लास में होगा। अब ये डिपेंड करेगा अगेन फंड के ऊपर कि इक्विटी में एलोकेशन कितना होना है और डेट में कितना रहेगा, लेकिन एक बात तय है कि हाइब्रिड कैटेगरी है, और क्योंकि इक्विटी एलोकेशन यहाँ पर लिमिटेड मात्रा में होगा तो वॉलेटिलिटी की संभावना भी यहाँ पर कम रहेगी। और लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं हमेशा कि डिफरेंट एसेट क्लासेस डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं, जिसका फायदा निवेशकों को यहाँ पर मिल सकता है। तो ये भी एक बेहतरीन कैटेगरी है जो किसी भी वक्त पर, इस वक्त क्योंकि हम मार्केट में उतार चढ़ाव की संभावना देख रहे हैं, पर उसके अलावा भी पोर्टफोलियो में शामिल इस कैटेगरी के फंड किए जा सकते हैं। कैसे फंड हो सकते हैं पंकज जी? बिल्कुल, इस कैटेगरी की बात करूं तो अगेन एक जैसे ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड है, इसे आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड वो भी हो सकता है, दोनों फंड हैं। उसके अलावा व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये भी बेहतरीन इसका पोर्टफोलियो है, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके, तो ये है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसमें इक्विटी डेट के साथ गोल्ड का भी आपको मिलता है एक्सपोजर। काफी सारे हाइब्रिड फंड्स की बात हुई जिसमें इक्विटी डेट दोनों होता है। क्या उससे हटके भी कोई कैटेगरी है हेमंत सर जो कि शामिल की जा सकती है पोर्टफोलियो में? जी बिल्कुल स्वाति, आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हमने हाइब्रिड फंड्स की बात की। अगर हम बात करें उन निवेशकों की जो इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये समझते हुए कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, लेकिन नहीं चाहते कि वो ऐसी इसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, यानी ज्यादा जो पैसा है वो लार्ज कैप में लगे
और साथ ही फंड मैनेजर के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो जब उनको मौका देखे कि कुछ पैसा जो है वो मिड कैप में और बहुत थोड़ा सा पैसा जो है वो स्मॉल कैप में लगाए, तो वो जो कैटेगरी है वो है फ्लेक्सी कैप फंड। मुझे लगता है उन निवेशकों के लिए जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं या जो अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं चाहते, स्पेशली मैं इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी है। क्योंकि अगर हम एनालिसिस करें जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड्स है, और जैसा कि नाम से पता चलता है कि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर के पास, बट अगर हम पोर्टफोलियो को एनालाइज करें यहाँ पे, तो मेजोरिटी ऑफ जो फंड्स है इस समय पे उनका काफी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है, कभी कभी 80%, कभी कभी 85% लार्ज कैप में लगता है, और बाकी पैसा कुछ पैसा जो है मिड कैप और थोड़ा सा पैसा जो है वो स्मॉल कैप में जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है उन निवेशकों के लिए जो बहुत क्लियर है कि इक्विटी में लगाना है, लेकिन पोर्टफोलियो जो है बहुत ज्यादा रिस्की ना। ओके, तो फ्लेक्सी कैप फंड सर वेरी क्विकली फंड्स बता दीजिए। जी देखिए, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप। ओके, तो ये रहे फ्लेक्सी कैप फंड्स जिसमें शामिल जिसको आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पंकज जी, आपकी नेक्स्ट चॉइस क्या होगी एक वॉलेटिलिटी प्रूफ पोर्टफोलियो के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं लेकिन अगेन उतार चढ़ाव का जोखिम बहुत ही कम लेना चाहते हैं, तो ऐसे में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक चॉइस हो सकती है। और जैसा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी ज्यादा होती है, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में डेट में एलोकेशन ज्यादा होता है। यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन 10% टू 25% के बीच होता है, और बाकी जो एलोकेशन है वो डेट में होता है। तो ऐसे निवेशक जो इक्विटी थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, और उनके लिए मेरे हिसाब से ये एक अच्छी कैटेगरी है। और अगर फंड की बात की जाए तो पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड इस कैटेगरी के बेहतरीन फंड्स हैं। बिल्कुल, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड अगेन एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए ये है जिसमें इक्विटी की मात्रा थोड़ी कम होती है और डेट थोड़ा ज्यादा होता है। ये समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। और आखिरी सवाल आपसे हेमंत जी होगा, कौन सी कैटेगरी अंत में शामिल की जा सकती है? जी, अगर जैसे हमने बात की इक्विटी की, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा जो टॉप 250 कंपनीज में लगे, लेकिन फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, पहली बात कि दोनों के दोनों जो सेगमेंट है लार्ज और मिड, वहां पे एक्सपोजर बना रहे, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो फंड मैनेजर के पास कि वो जब भी उनको मौका दिखे लार्ज कैप या मिड कैप में लगा दें, तो उसमें एक कैटेगरी होती है एचडीएफसी जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इनमें मिनिमम 35% दोनों सेगमेंट में पैसा लगता है, बाकी 30% जो है वो फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये इंश्योर करता है कि दोनों सेगमेंट में आपका एक्सपोजर बना रहे, और आपका जो पैसा है सिर्फ हिंदुस्तान की जो 250 टॉप कंपनीज हैं टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, उन्हीं में लगे। अगर मैं इनके फंड्स की बात करूं तो एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, और उसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड और बंधन कोर इक्विटी फंड, ये 5 फंड हैं इस कैटेगरी के, जो मुझे लगता है उनके पोर्टफोलियो बहुत अच्छे हैं, और उनकी जो एलोकेशन होती है 30% की, वो सही समय पे सही मार्केट सेगमेंट में जाती है। बिल्कुल, तो आपको ध्यान में रखना है कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा वॉलेटिलिटी प्रूफ आपको बनाने की जरूरत है, और ऐसी कैटेगरीज हैं, ऐसे फंड्स हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो गए, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड, साथ ही इक्विटी सेविंग्स फंड, और अगर पैसिव स्ट्रैटेजी चाहिए तो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 फंड इंडेक्स फंड जो है वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय रही है आपके वॉलेटिलिटी प्रूफ पोर्टफोलियो के लिए। धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और पंकज जी, आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए जी।